जस्ट अपन जो डिस्कशन अपना एग्रोमेट्रोलॉजी का जो सिलेबस था उस पॉइंट को अपन ले लिया। उसके बाद अपन बात कर रहे थे क्रॉपिंग सिस्टम के बाद अपन प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के। तो उसमें सबसे पहले अपन ने बात जो आई है अपनी सिचुएशंस आई थी वो अपने राइस की। तो राइस को सोडिसिटी टॉलरेंट क्रॉप वैसे इन जनरली ये बोलते हैं कि राइस है जो एसिड सॉइल 4 pH तक इसको इजिली ग्रो कर सकते हैं। बट सोडिसिटी का मेन रीजन ये है कि देखिए जितनी भी लेटराइट सॉइल है जिसको केविलिनाइट डोमिनेंट सॉइल बोल सकते हैं उसमें क्या होता है कि इतना हैवी रेनफॉल होता है, लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, केल पोटास होता है, वो भी एडजोर्ब फॉर्म में होता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में नहीं होता है। तो जो रेनफॉल होती है उस रेनफॉल में क्या होता है आपका एन पी के सी एम जी एस जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो तो जनरली क्या हैवी मेटल होते हैं तो वो घुल के बहते नहीं, लेकिन आपका जो एन पी के सी एम जी एस ये क्या होता है घुल के पानी के साथ बह जाते हैं। एकमात्र सोडियम और सोडियम मोलिक्यूल्स ऐसा रहता है जो वो कभी नहीं बहता है। ठीक है, तो वो जैसे आपका पानी रहेगा घुल के नीचे चला जाएगा, जैसे धूप आएगी तो इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस के साथ वो वापस अपर सरफेस पे आ जाएगा। तो उस वाली सॉइल के अंदर सोडियम आयंस कंटेंट ज्यादा होता है और वहां पे क्रॉपिंग सिस्टम में भी आपका राइस ही फिट बैठता है। तो राइस सोडिसिटी टॉलरेंट क्रॉप के अंदर बहुत अच्छा। और राइस से एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत ही, अगर किसी रिसर्च साइंटिस्ट पेपर बनाता है तो क्वेश्चन जरूर डालता है वैसे, स्पेशली राइस एग्रोनॉमिस्ट होगा वो, कि राइस जो क्रॉप है अपना इसके अंदर आप ये आजकल आपने नया सुना होगा डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर मेथड। which variety is most suitable for DSR method? Which variety is most variety of most suitable for DSR डायरेक्ट सीडेड राइस? आपके पास ऑप्शन है IRI 8, IRI 36, आई आर आई की सीरीज की कोई सी वेराइटीज ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब इस चीज पे भी रिसर्च हो चुका है। आपको तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद अपन डीएसआर कई सो मेनी इश्यूज देयर मीथेन गैस निकल रही है फ्लडिंग का पूछड़ा, उस चीज को छोड़ते हैं अपन ने इस चीज की तरफ आए अपन। तो अब इस चीज की तरफ आए डीएसआर सिस्टम की ओर आए अपन। तो डीएसआर सिस्टम में वैरायटी पूछ लेते हैं। और एक बात और ये जनरल कॉमन थिंग की है कि एग्रोनॉमी में या तो कभी कोई वैरायटी पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, या पूछी जाएगी तो वो इतनी इजी पूछी जाएगी, इतनी इजी पूछी जाएगी सबको पता रहेगी। जनरल वैरायटी पूछी जाएगी। जैसे उसमें जैसे कि मस्टर्ड की पूछ ली कि बायोनोसा दो पूसा जय किसान, ये किसकी वैरायटी है, ये म्यूटेंट बायोनोसा दो वैरायटी है, वो म्यूटेंट है। और प्रोफेसर वी एल चोपड़ा, वीरेंद्र लाल चोपड़ा ने निकाली है पंतनगर से। और ये बहुत फेमस वैरायटी है, अपन उसको याद रखते हैं इन जनरल। ठीक है, ऐसे सेम सिचुएशन के अंदर अगर कुछ ऐसा है फंड होता है, कुछ ऐसी वैरायटीज होती है तो वो पूछी जाएगी जो आपको सबको जनरल आती है। या फिर पूछी जाएगी बिल्कुल फर्स्ट लेटेस्ट वैरायटी होगी, वो पूछी जाएगी। जो अभी एक सॉइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए वीट की कोई नई वैरायटी निकली है अभी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 2992 ऐसा कुछ नाम है उसका। तो जितने भी एच डी सीरीज की वैरायटी है वो दिल्ली से निकलती है, न्यू दिल्ली। और एच आई सीरीज की वैरायटी वो हाइब्रिड इंदौर, दिल्ली का रीजनल सेंटर है आईआरआई का इंदौर के अंदर, वहां से ये वैरायटी रिलीज होती है, नोटिफाइड होती है वो। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर जो अभी लेटेस्ट वैरायटी निकली वीट का 2992 ऐसा कुछ एग्जैक्ट नाम नहीं, लेकिन एक बार गूगल सर्च करके देख लीजिएगा उस वैरायटी का नाम। तो वैरायटी का नाम पूछा जाता है। तो पहला चीज या तो लोकप्रिय पूछेंगे या फिर लेटेस्ट पूछेंगे या फिर कोई रिसर्च का आदमी मिल गया, जैसे मैं राइस पे काम कर रहा हूँ और डायरेक्ट सीडेड के लिए कौन सी अच्छी, तो इस पे मेरे पास 5-10 पेपर पब्लिश होंगे तो मैं ये चाहूंगा इस पे कि विच वेराइटी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडेड राइस, तो यू विल गो फॉर द राइट आंसर इज IR 36। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करोगे कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। जब एनडीआरआई की पीएचडी एग्जामिनेशन पूछा, आईआरआई में पूछा हुआ, नेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इस चीज को अपने को थोड़ा सा इसको चेकआउट रखना, माइंड में रखना। हो सकता है कि ये कई क्वेश्चंस अपने पास सेम उठ के आ जाए और अपने को अच्छा सा बेनिफिट मिल जाए इसका। अगला जो अपन बात कर रहे हैं वेराइटीज में सारा चीज क्लियर है। या तो आप जो नई वैरायटी है उसको आप कहाँ से पढ़ोगे, मोटे मोटे तौर पर एक बुक निकलती है उसका नाम है ASARDB,
एग्रीकल्चर रिसर्च डेटा बुक, ये IASRA की वेबसाइट पे पड़ी हुई, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की साइट पे पड़ी हुई। तो ARDB बुक के अंदर जितनी भी 2022 के अंदर वेराइटीज रिलीज्ड है, वो सारी की सारी डाली हुई वेराइटीज है। इस बुक का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल रिसर्च डेटा बुक 2022, अभी लेटेस्ट वाली। ओल्ड वाली भी देख सकते हो। तो इसमें दो चार चीज जो कॉमन है वो मिल जाएगी। एक तो अपने डेटा, जो डेटा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कई बार पूछ लेते हैं, छोटे मोटे, ज्यादा तो नहीं पूछते डेटा से। डेटा से कभी MSP भी नहीं पूछते, कोई चीज का एरिया, एरिया जरूर पूछ लेते हैं, स्पेशली राइस और वीट का तो आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछते हैं, तो भारत की जनरली 141% के इतनी सी है। तो आप ARDB बुक से एक बार केवल एग्रोनॉमिकल वेराइटीज पे आप एक बार सर्च नजर मार सकते हो, और जिसमें ज्यादा वेराइटीज नहीं होगी, ज्यादा ज्यादा 20-30 वेराइटीज होगी, उनमें से एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी वेराइटी कहाँ से निकली। स्पेशली IRI ICR जोन से जो वेराइटी निकली हुई रिसर्च स्टेशन से, उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। यूनिवर्सिटी वाली वैरायटी को जनरली नहीं पूछी जाती, जनरली नहीं पूछते, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछते, पूछ भी सकते हैं, बट आप जो ICR सेंटर से रिलीज वैरायटी है उनकी तरफ ज्यादा एक बार फोकस करोगे तो मच बेटर वो वैरायटी। तो वैरायटी का कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, सीड रेट का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलवेज, हमेशा एक से दो क्वेश्चन सीड रेट का आएंगे। अब वो सीड रेट आपको चाहे बाजरे की पूछ ले, चाहे सरसों की पूछ ले, आपको चाहे गेहूं की पूछ ले, चाहे आपको चावल की पूछ ले, किसी की पूछ ले, अब सीड रेट का जो बेसिक क्राइटेरिया है उसमें ध्यान ये देना है कि जो सीड रेट किस कंडीशन में पूछी है। एक तो कॉमन सीड रेट पूछता है, जैसे कॉमन सीड रेट ऑफ वीट 100 केजी पर हेक्टेयर। ओके, अब मैं इसी सीड रेट के क्वेश्चंस आपको गिनाता हूं। अगर ये लेट सोवन में है, लेट सोवन 120 करना, 125 सॉरी, ये अगर वेराइटी हैवी टेस्ट वेट में, गेहूं का टेस्ट वेट 40 से 50 ग्राम है, अगर 60 ग्राम टेस्ट वेट वाली वेराइटी है तो 125 केजी करना है आपको। यही अगर सैलिनिटी के अंदर करना टिक, तो आपको 125 करना है, 125 केजी करना है पर हेक्टेयर। और यही अगर आपका कॉमन हो गया, यही अगर आप डिबलर से सोविंग कर रहे हो, डिबलर से, वैसे इसको आजकल कोई करता नहीं जनरली, तो आपको 30 केजी करना है। ठीक है। और यही आपको अगर लाइन सोविंग करनी है, लाइन सोविंग इन हेवी सोइल, लाइन सोविंग इन हेवी सोइल, तो आपको 80 से 100 किलो टिक करके आना पर हेक्टेयर। और यही अगर, कई बार एक जगह मैंने ये देखा भी है क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि वीट का टेस्ट वेट 35 ग्राम है, 35 ग्राम टेस्ट वेट, तो वहां आपको 60 से 80 केजी भी रिकमेंडेड करना है। ठीक है। तो यही नेट एग्जाम में कंफ्यूजन होने का और अपने क्वेश्चंस गलत करने का यही रीजन रहता है कि अपन लोगों को जो क्वेश्चंस जिस पर्पज से पूछा गया है, उस पर्पज में अगर अपन उसको पढ़ के सही से आंसर देते हैं, तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि आपको क्वेश्चंस को, आंसर को कोई भी चेकआउट नहीं कर सकता, आपका आंसर आंसर ही कहलाएगा। ठीक है। और अपन ने क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ा और अपन ने ऐसे ही टिका दिया सीधा का सीधा ही, तो आप वहां पे आपके क्वेश्चन है जो मे भी नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे कॉमन कॉमन वीट के लिए सीड रेट कितनी है, लेट सोविंग कंडीशन, इफ दे लेट सोविंग आफ्टर, जैसे कि आपका गेहूं का जो ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग है वो 1 नवंबर से 15 नवंबर है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को 15 दिसंबर के बाद गेहूं की बुआई करनी, मुझे कितनी बीज दर की जरूरत पड़ेगी, 125। हाँ, एक और है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के केस में पूछ ले, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के केस में पूछ ले, तब भी आपको 125 केजी, कई कई बुक में तो 150 केजी तक भी रिकमेंडेड कर रखा है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि फ्रेश रेजिड्यूज इनकॉर्पोरेट होता है, और वो फ्रेश रेजिड्यू जब इनकॉर्पोरेट होता है, तो वो क्या कर पाता है कि जर्मिनेशन के टाइम में इश्यू करता है, तो जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जर्मिनेशन में इश्यू होता है, इसलिए अपने को सीड रेट थोड़ी हाई रखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है सेम इसी केस में आप और हाँ, इसमें वीट में एक और है जो पूछा था, हाइब्रिड वीट की, हाइब्रिड वीट की सीड, SR,
की जो सीड रेट है वो 20 केजीज पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट होती है, 20 केजी पर हेक्टेयर। सेम ये क्वेश्चन अगर राइस से पूछा जाए तो राइस की हाइब्रिड सीड रेट होती है वो 15 केजी पर हेक्टेयर होती है। और राइस की जो जनरल है ट्रांसप्लांटिंग के लिए अलग है, एसआरआई सिस्टम के लिए 4 से 5 केजी अलग है वो। तो अपने को जो सीड रेट है वो, और एक ट्रांसप्लांटिंग के केस में जैसे बाजरे में भी ट्रांसप्लांटिंग पॉसिबल है, राइस में भी पॉसिबल है, उनमें सीड रेट हमेशा क्योंकि नर्सरी के अंदर क्या होता है कि डेंस लगाते हैं और उसकी अपन प्रॉपर केयर कर पाते हैं, फिर उसके बाद हार्डनिंग करके उसको मेन फील्ड में लगाते हैं, मेन अपना जो क्रॉप एरिया है उसमें लगाते हैं। तो उसमें सीड रेट की कम जरूरत पड़ती है, और जब अपन बल्क में लगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन परसेंट अपना कम आता है। सेम इसी तरह इसमें कपास से रिलेटेड दो चीज पूछी जाती है। कपास की एक तो सीड रेट हाइब्रिड कपास की 2 से 2.5 किलो है, और अपना कॉमन कपास की 10 से 12 केजी है। ठीक है। एक इनके जो चारों को कपास है, आपका देसी कॉटन है, एशियन कॉटन, आपका बारबंडस कॉटन, अमेरिकन कॉटन, चारों का नाम बॉटनिकल नेम पूछ सकता है। और इसके अलावा इसका एरिया जरूर पूछा जाता है, एरिया ऑफ बीटी कॉटन। ये है आपके पास 12 मिलियन हेक्टेयर, 12 मिलियन हेक्टेयर एरिया में आपका बीटी कॉटन ग्रो किया जाता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से इसमें पूछा जाता है कपास के बाद बीटी से, कि बीटी की भी रिसेंटली कौन सी क्रॉप और इंडिया में लागू कर दी जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने। तो मस्टर्ड है, वो मस्टर्ड क्रॉप को उन्होंने अभी रिकमेंडेड किया है जीईएसी। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड या बीटी क्रॉप जो भी होती है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती है, उनको कौन सी कंपनी है या कौन सी एजेंसी है जो ग्रो करने के लिए अप्रूवल करती है। वो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीईएसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, फॉरेस्ट्री भी इसी में इंक्लूड होता है। उस कमेटी मिनिस्ट्री के अंडर में ये वर्क करती है। और बीटी कपास या बीटी मस्टर्ड या आपका जेनेटिक मॉडिफाइड कोई भी हो सकता है, उस चीज को आपको ग्रो करने के लिए ये परमिशन देती है। तो ये आपका इस चीज से क्लियर होता है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन सीड रेट के वाले में आप कंफ्यूज नहीं होएगा, और पर्टिकुलर क्रॉप वाइज जैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्रॉप की फैमिली पूछी जाती है। वेराइटी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता, लेकिन कई बार फैमिली पूछ लेते हैं। तो पोएसी, ग्रेमिनी, ब्रेसिकेसी, एक फैमिली के दो दो नाम भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन पल्सेस की जरूर पूछी जाती है कई बार। पल्सेस, सब फैमिली ऑफ पल्सेस, सब फैमिली ऑफ पल्सेस। मैं थोड़ा ये इस पे लिख रहा हूँ तो कुछ उल्टे सीधे शब्द लिखाया जाता है, जैसे पल्सेस पहले आ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करें। सब फैमिली ऑफ पल्सेस, आपको सबको पता है कि लेग्यूमिनोसी फैमिली है इसकी, फैबेसी फैमिली है इसकी। लेकिन नेट में वहां क्या होता है कि चल के थोड़ा उल्टा होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया। तो आपको पल्सेस क्रॉप की जो फैमिली, सब फैमिली है, वो पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी। और इसकी मैम मेन फैमिली है वो फेबेसी, फेबेसी। इसी को पहले लेगोमिनोसी बोलते थे। ठीक है, फेबेसी। इसमें जो फर्स्ट टाइम क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया गया था वो फाबा बिन का किया गया था, तो फाबा बिन से इसको फेबेसी लिया गया। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इन जनरली आता है, मैंने देखा उस क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चंस है थोड़ा फर्टिलिटी का, मेरे को इससे याद आ गया क्वेश्चन, कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया। पहला ऑप्शन 46 होता है, दूसरा 45 होता है, तीसरा 46.6 होता है, चौथा नन ऑफ दीज होता है। तो अपन, मैं कह रहा हूं कि 90% कैंडिडेट स्टूडेंट 46 को टिक करके आते हैं, जो गलत है। बाहर आके वो जोड़ लेता है कि ये मेरे सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब उसको पता चलता है कि यार मेरे तो इतने सही हो रहे थे, ये नहीं हो पाया। तो उसका मैं आपको क्लियर कट आंसर देता हूँ। यूरिया के अंदर 46% एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती है, यूरिया के अंदर एग्जैक्ट जो मात्रा होती है 46.6 होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ परसेंट अपन वो रहता है, इसलिए इसको कॉमन अपन 46 है। वो कैसे अपन निकाल सकता हूँ, मैं आपको एक निकाल के बताता हूँ इसकी मात्रा। जैसे यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। देखिए नाइट्रोजन का
14 होता, हाइड्रोजन का एक होता, लेकिन ये दो दो हो गया, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16, नाइट्रोजन के 14, हाइड्रोजन के 2। तो ये टोटल सारे अगर इनको प्लस करेंगे, 14 दो 16 दो 12 दो, इनको प्लस करेंगे तो ये 60। अब इसमें अपने को नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के परसेंटेज निकालना है, तो नाइट्रोजन कितना है, एन है अपने पास 14 और 14 18, 28 हो गया, 28/60 इंटू 100। ये सुपर कार्ड 280 में 6 का भाग दो आप, 6 चौक 24, 40 छतड़ंग 36, 40 छतड़ंग 36, तो 46.66 इसके अंदर एग्जैक्ट मात्रा होती है। ठीक है, यूरिया के अंदर, और अपन 46 करके, और कई सो मेनी रेफरेंस बुक्स इज देयर ऑलवेज राइट 46.6% मात्रा, बट कॉमन बुक्स, कुछ बुक्स में भी आपको ये 46.6 नहीं लिखा होता, कॉमन में 46 लिखा होता है, और वो अपन ने 46 पढ़ा हुआ होता है। तो 46 गलत है, 46.6 इज द राइट है। कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि कार्बन की मात्रा कैसी है, अगर आपको फॉर्मूला आता है, इसके अंदर सारे न्यूट्रेंट कंटेंट आपको पता ही नहीं करने की जरूरत है, आप जैसे चाहोगे वैसे निकालोगे। अगर कार्बन की मात्रा पूछ ले, यूरिया के अंदर दो 12/60 इंटू 100, सुपर 120 में 6 का भाग दो, 20% कार्बन की मात्रा होती है। और यूरिया से एक आध क्वेश्चन और ये भी आता है कि आजकल नैनो यूरिया आ गया, रमेश रड़िया इज द मैन इन्वेंटर ऑफ द नैनो यूरिया, बट नैनो यूरिया का में भी आज के क्वेश्चन हो सकता है कि नैनो यूरिया की कितनी डोज दो, 4 ml पर लीटर, और 600 ml 600 लीटर अपन 1 हेक्टेयर के लिए इरिगेशन में कॉमन पानी का यूज लेते हैं, तो इतनी मात्रा की डोज उसमें जरूरत पड़ती है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्वेश्चंस ये और पूछा जाता है कि फर्टिलाइजर की केस में बात करें, तो जो अमाइड फर्टिलाइजर है, अमाइड फर्टिलाइजर वो है आपका यूरिया, और एक एक आता है इसका साइनामाइड। ठीक है, यूरिया और साइनामाइड को अमाइड फर्टिलाइजर कहा जाता है। और इससे यूरिया से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन फर्टिलिटी के केस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो नेगेटिव और धन आयन, ऋण आयन मतलब कैथोड और एनोड दोनों फॉर्म में लिया जाता है, मतलब ये NO3- और NH4+ में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, इन विच द न्यूट्रेंट और एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन दी फॉर्म डैश 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 ऑफ, कौन कौन सी फॉर्म, अमोनिया, NO3 और डायरेक्ट एन। अगर ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एन, फोर्थ आता है आपका ऑल ऑफ दीज, तो आपको यहाँ पे ऑल ऑफ दीज टिक करके आना, क्योंकि मेनी ऑफ द साइंटिस्ट रिपोर्टेड दैट कि यूरिया, सॉरी नाइट्रोजन का है वो 10% तक चावल है जो डायरेक्ट भी एब्जॉर्ब कर लेता है, मेनी ऑफ द साइंटिस्ट रिपोर्टेड। ठीक है, तो आपको यूरिया को ऐसे पूछ ले सिंपल फॉर्म में, सॉरी यूरिया क्या नाइट्रोजन को, कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो अमोनिया, नाइट्रेट, CDN और ऑल ऑफ दिस। अगर ये ऑप्शन आते हैं तो आपको ऑल ऑफ दिस टिक करके आना है, और ऑल ऑफ दिस अगर टिक नहीं आता है तो आपको नाइट्रेट और अमोनिया के आगे बहुत लिखा हुआ आएगा, बहुत बहुत आपको टिक करके आना है। अब यूरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि यूरिया का जैसे आप इसको ब्रॉडकास्टिंग से दो, चाहे आपको स्टैंडिंग फसल में दो, आपको जैसे आप इसको फसल को देते हो, देने के तुरंत बाद ये कार्बामेट में बदलता है, फिर कार्बोनेट में। कार्बामेट होता है वो एस टाइप प्रोडक्ट होता है, अमोनियम कार्बामेट, फिर अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और इसके बाद ये जो अपने फसल के अवेलेबिलिटी या नाइट्रेट फॉर्म होती है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो पौधों को इजिली मिलता है। आगे का जो क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, ये अनम्यूट कौन हो रखा है वो,
हाँ यस, आगे का जो क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में अपने यूरिया की बात करी नाइट्रोजन के केस में, तो इसके जो लीचिंग वाले जो नुकसान है, लॉस से रिलेटेड इसका क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन का इन केस ऑफ द सॉइल का पीएच अगर ग्रेटर देन 8.5 और हाई टेम्परेचर हो, तो सबसे ज्यादा यूरिया खाद का या नाइट्रोजन का लॉस किससे होता है? वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा। सबसे ज्यादा कौन सा लॉस होगा? वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा। वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा, वो कंटिन्यूस क्रॉप का होता है, और वो उस केस में होता है कि वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और वहाँ का मिट्टी का जो पीएच मान है वो ज्यादा होना चाहिए। उस केस में इसके वोलेटिलाइजेशन होने के ज्यादा चांसेस और ज्यादा प्रॉपर्टी रहता है। एक और क्वेश्चन जो लेटेस्ट है अभी मेरे को रिसेंटली याद आया, वो क्वेश्चन ये जो पूछा जाएगा इस बार डेफिनेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और प्लस 5 मिलेट क्रॉप है, उनके बोटनिकल नेम पक्के याद हो जाने चाहिए आपको। बार्नयार्ड मिलेट हुआ आपका, फॉक्सटेल मिलेट हुआ आपका, और आपका सोरगम हो गया, आपका पल मिलेट हो गया, पेनिसिटम ग्लूकम हो गया आपका, और इटालियन मिलेट हो गया आपका, कोदो मिलेट हो गया, पॉसिबलम सारगुलम हो गया, बार्न मिलेट हो गया। इन 5 मिलेट के नाम, बोटनिकल नेम आपके 100% एक क्वेश्चन इनमें आस्किंग की प्रोबेबिलिटी है। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हैदराबाद में एस्टेब्लिशमेंट है, उसका भी याद रखिए सेंटर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोरगम, और अपना ये आई थिंक मैं भी पर्ल मिलेट वाला भी चालू नहीं किया, लेकिन ये बाड़मेर जोधपुर सॉरी बाड़मेर राजस्थान में इसका इनिशिएशन स्टार्ट होना है। तो मैं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका 101% इसमें क्वेश्चंस आस्क हो सकता है। अब आगे अपन बात कर रहे थे फर्टिलिटी के केस में, और राइस विद क्रॉपिंग सिस्टम, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, इरिगेशन की अपन ने शुरू में थोड़ी सी बात करी थी। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट में एक और क्वेश्चन है, वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट ऐसे अपन नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं उसमें पूछा गया है, जो अपना एक्वस अमोनिया फर्टिलाइजर होता है, एक्वस अमोनिया फर्टिलाइजर है, इस फर्टिलाइजर को 10 10 से 12 डाइन पर सीएम स्क्वायर प्रेशर के साथ इंजेक्ट करते हैं जमीन में, जो अपन, और 10 सेंटीमीटर से गहरा देते हैं। एकमात्र ये लिक्विड फर्टिलाइजर है, एक्वस अमोनिया फर्टिलाइजर है, जो 10 से 12 डाइन्स पर सीएम स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर की गहराई में देते हैं। इस फर्टिलाइजर का इंडिया में इतना यूज होता नहीं, लेकिन जो अपने डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसका यूज करती है, तो इसका में भी क्वेश्चन इसमें आस्क होता है। यूरिया पे एक क्वेश्चन और आस्क होता है, वो यूरिया का क्वेश्चन होता है कि बायोरेट कंटेंट जो आपने बहुत पढ़ा 1.5% होना चाहिए, लेकिन फोलियर स्प्रे के लिए 0.5% होना चाहिए, और फोलियर स्प्रे जो रिकमेंडेड है वो 2% से 6% तक है, लेकिन 6% में कई सारे क्रॉप पे बर्निंग इश्यूज आते हैं, इसलिए 2 से 4% तक को प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अप टू दी 6% तक आप इस पे इसको स्प्रे कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आता है जो सीधा सीधा डायरेक्ट रूट का आता है, मैं कई बार एग्जाम में देखा, वो है ऑर्फन लैंग्वेज, ऑर्फन लेग्यूम। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको ऑर्फन लेग्यूम कहा जाता है? ऑर्फन लेग्यूम, ठीक है। तो ग्राउंडनट आ गया आपका, मूंग आ गया, ठीक है, और आपका लेथाइरस आ गया, लेथाइरस सेटाइवा, फाबा बीन आ गया आपका। तो ऑर्फन लेग्यूम्स उसका कहा जाता है जो लेग्यूम है, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलरिटी में नहीं है, उसको अपन खाते कम है, उसको ग्रो कम करते हैं, या पर्टिकुलर एरिया वाले लोग ही खाते हैं। तो इसमें फावाबियन आपका टिक आ सकता है, लेथारियस अगर ऑप्शन में आए तो लेथारस भी राइट हो सकता है। एक इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नॉन प्रेडिक्टेबल लेग्यूम, नॉन प्रेडिक्टेबल लेग्यूम, नॉन प्रेडिक्टेबल लेग्यूम, और ऑप्शन अगर आपके पास ये चारों हो तो आपको ग्राउंडनट टिक करना है, क्योंकि ग्राउंडनट की जो यील्ड होती है उसका अपन पहले से प्री डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मूंग उड़द वगैरह, इनकी यील्ड को अपन पहले से मेजर कर सकते हैं, जैसे एक पॉड में 10 फली है, ब्रांचेस इतनी है, नंबर ऑफ पॉड इतने हैं, टेस्ट वेट इतना है, तो अपन उस पॉड के कैलकुलेशन से अपन अपना यील्ड का अंदाज लगा सकते हैं, यील्ड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंडनट की यील्ड डिटर्मिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है।
डिफिकल्टी क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको आप ग्राउंड नट को नॉन प्रेडिक्टेबल लेग्यूम के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यही से पूछता है कि ग्राउंड नट के लिए जो क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की वो कौन सी है, फ्लावरिंग और दूसरा ऑप्शन आपका पैकिंग। फ्लावरिंग और पैकिंग आपका दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो अपन उस जगह पे अपन अपना कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि मैं किसको सही मानूं, फ्लावरिंग को सही मानूं या पैकिंग को। तो आपको फ्लावर को करना है टेक, जब फ्लावर ही नहीं बनेंगे तो पैक कहाँ से आएंगे, ठीक है। हाँ, पैकिंग के टाइम मॉइस्चर जरूर हो, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और, फ्लावरिंग टू पैकिंग आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लावरिंग और पैकिंग दोनों आ जाए तो आपको फ्लावरिंग पे टिक करके आना है। और फ्लावरिंग के साथ एक क्वेश्चन और आता है कि मूंगफली के अंदर 50% फ्लावरिंग या फूल कब आ जाते हैं, 40 डेज पे, जनरली 40 डेज के ऊपर इसके ऊपर फूल आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस। और इसके साथ ही सरसों का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इंडियन, कई बार पूछा हुआ है ये, रैप सीड, रैप सीड मीन क्या होता है और मस्टर्ड यानी क्या होता है, ध्यान से देखना है इसको। आपको इतना याद रख लेना, मस्टर्ड इज राई, मस्टर्ड को हिंदी में राई कहते हैं, रैप सीड को हिंदी में सरसों कहते हैं, सरसों, ठीक है। अब मस्टर्ड इज राई एंड देन रैप सीड इज सरसों। तो यहाँ पे एक चीज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम, ब्रेसिका नाइग्रा, जिसको काली राई बोलते हैं, ठीक है, राई लाया, राई लाया के नाम से भी उसको पढ़ा जाता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, रैप सीड इज सरसों, मस्टर्ड इज राई, मस्टर्ड इज राई, 101%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट, जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अपन जनरली मस्टर्ड को सरसों बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी ये है कि रैपसीड को सरसों बोलता है और मस्टर्ड को अपन राई बोलते हैं। आगे अपन कुछ क्वेश्चंस की और डिस्कशन करते हैं। वो क्वेश्चंस अपने पास से ये है कि सोयाबीन, सोयाबीन से रिलेटेड जो, सोयाबीन को पहला जो अपन चीज बताते हैं, इसको वंडर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। पॉली वंडर क्रॉप इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ऑयल सीड क्रॉप है, पल्स क्रॉप है, फॉडर क्रॉप है, ठीक है। और इसका जो प्रोटीन होता है वो 42% प्रोटीन होता है, 20% इसमें ऑयल होता है, 20% इसमें ऑयल होता है। और इजेस्ट, देखिए इसको वंडर क्रॉप इसलिए कहा जाता है कि इजेस्ट, चीपेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स, चीपेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सबसे सस्ता, सरल मिलने वाला और सबसे उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन कंटेंट होने के कारण इसको वंडर क्रॉप कहा जाता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि सोयाबीन की दाल नहीं खाई जाती है कभी भी। ये क्वेश्चन क्यों, सोयाबीन को डायरेक्ट कंजम्पशन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि सोयाबीन में कसेलापन किसके कारण आता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर की वजह से आता है। और इसी के बेसिस पर मैं आपको दो क्वेश्चन और बताता हूं। जैसे एक एंसेस्टर पूछा जाता है, एंसेस्टर जो मक्के का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब इसका पूर्वज कौन था, जैसे अपने लिए बोलते हैं ना भाई अपने पूर्वज बंदर थे, ठीक है, वैसे ही जैसे मक्के का पूर्वज पूर्वज कौन था, एंसेस्टर ऑफ मैच, सियोनेट, TSIONATE, सियोनेट। ये मक्का से पहले छोटे छोटे दानों वाली, मतलब मक्के की टू कॉपी वाली क्रॉप है,
सियोनेट, जो इसका मक्के का उत्पत्ति स्थल है, वहां से इसको रिकमेंडेड है ये, और सियोनेट को इसका एंसेस्टर मानते हैं। ठीक है, एंसेस्टर मानते हैं। अगला जो चीज है, एंसेस्टर से मक्के का, मैं भी कई बार पूछा हुआ, प्रोबेबिलिटी है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए तो बहुत फायदेमंद चीज है। आगे अपन इसमें देखते हैं, कुछ क्रॉप्स में और इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, जैसे ये है, और कुछ की रोटी खाने से बीमारी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वीट, वीट कॉजेज टू एलर्जी ड्यू टू, या वीट कॉजेज टू डिजीज। तो वीट की रोटी ज्यादा खाने से सेलिएक डिजीज होती है, सेलिएक, ये क्वेश्चन पिछली बार से, और अभी लगभग कहते हैं, ऐसा कहते हैं साइंस की रिपोर्ट, मैंने कोई पेपर तो पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा जनरली सुना है किसी के मुंह से कि यार 100वें आदमी को सेलिएक डिजीज है। मतलब ज्यादा गेहूं की रोटी खाने से क्या होता है, इसमें 11 से 12% ग्लूटेन प्रोटीन होता है, रेगुलर खाने से वो क्या होता है, अपनी बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं होता है। डाइजेस्टेबल नहीं होता तो फिर आपकी बॉडी को कमजोर होना, थकान फील करवाना, आपकी खुजली होना, एलर्जी होना, भोजन को पचना नहीं, उल्टी होना, ऐसी शिकायत आने लगे, तो ये सेलिक डिजीज के चांस कभी कभी अपनी बॉडी पर चकते होना। तो गेहूं की जो रोटी है, अपन रेगुलर डाइटरी मोड पर इसको खाने पर सेलिक डिजीज भी होती है। और वैसे इस केस में सोरगम का पूछ ले, सोरगम को खाने से पेलेग्रा डिजीज होती है। कंटिन्यू सोरगम को आप ग्रो करोगे, खाओगे, तो आपके ऊपर पेलेग्रा डिजीज है। इसलिए आज सारे लोग कहते हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन पे जाओ, आप मिक्स ग्रेन पे जाओ, मतलब जो अपने पूर्वज खाते थे उस तरह से जाओ। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा लेथराइस का पूछते हैं, लेथराइस का, लेथराइस में लोअर लिम्ब पैरालिसिस होता है, लोअर लिम्ब पैरालिसिस होता है, लोअर लिम्ब पैरालिसिस बीटा गैलेक्टोसिस पाए जाने के कारण। और ये लोअर लिम्ब 12% ये जो होता है, ये एक वैरायटी ऐसी है BL2, इसका शायद पूरा नाम तो भिलवाड़ा लेथायरस 2 है। ये राजस्थान में एक वैरायटी जो इंडिया लेवल पे रिलीज हो चुकी है, भिलवाड़ा लेथायरस 2। और ये वैरायटी है जो लेथायरिस की वैरायटी, जिसमें सबसे कम मात्रा के अंदर ये लोअर लिम्ब पैरालिसिस वाला जो कंपोनेंट है वो पाया जाता है। इसलिए ये वैरायटी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रो में है, और ग्रो होती भी है। और इसका जो ग्रोइंग, लेकिन इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो अधिकतर जो ड्राईलैंड रीजन से बिलोंग करता है, जो एरिया, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इरिगेशन वाले में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, और ज्यादा वैसे ये जो पल्स है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कुछ एरिया इलाके में ही इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। आगे अपन डिस्कशन और देखते हैं, जो सोयाबीन से रिलेटेड अपना, शायद आई थिंक क्लियर है। सोयाबीन में इससे ज्यादा डीप में कुछ पूछते नहीं है। मक्का का एंसेस्टर हो गया आपका, वीट का आपका सेलिक डिजीज हो गई आपकी, लेदराइस का BL2 आपका हो गया है। और अब अपने पास जो फॉडर क्रॉप्स या कुछ क्रॉप्स, नई क्रॉप जो रिसेंटली अपने इंडिया में लॉन्च हुई है, उसकी ग्रोइंग चल रही है, उनके आई थिंक वेराइटीज भी कम पॉपुलर है, फिर भी उन क्रॉप के बारे में पूछ सकते हैं। उसमें है एक तो चिया, जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है, नई रिलीज हुई, इसका बॉटनिकल नेम है साल्विनिया हिस्पैनिका, साल्विनिया हिस्पैनिका। एक क्रॉप अपने है असालिया, असालिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन गार्डन क्रेस, इंडियन गार्डन क्रेस, इंडियन गार्डन क्रेस, इंडियन गार्डन क्रेस। साल्विनिया स्पिनी का जो चिया क्रॉप है, ये इसके अंदर तो सबसे ज्यादा फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं, इसलिए ये एक न्यूट्रिशनल डाइट का पार्ट है। और इसको जो सक्सेसफुल ग्रो करने के लिए आपको मीन्स ये फ्रॉस्ट से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। वैसे कॉमनली ग्रो इसको कर सकते हो आप, जितना भी सब ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे इसकी पॉसिबिलिटीज है, यील्ड भी अच्छा आता है। और चिया क्रॉप का बॉटनिकल नेम पूछ सकते हैं असालिया, दूसरी वाली, इसको बॉटनिकल नेम होता है लेफिडियम सेटाइवा, लेपिडियम सेटाइवा। इसके अंदर 20% ऑयल होता है, जो अभी इस क्रॉप को ऑयल का यूज बहुत कम, इसका थोड़ा टेस्ट कड़वा रहता है।
लेकिन इसके अंदर कैल्शियम कंपोनेंट इतना होता है कि इन जनरल छोटे बच्चों को अगर कहे तो ये 1 फीट हाइट तक का इंक्रीज का इसका दावा है। मतलब एक मेडिसिनल वैल्यूज की क्रॉप भी है, एग्रोनॉमिकल क्रॉप भी है। तो लेपिडियम सटाइवा जो क्रॉप है वो आपकी कैल्शियम कंटेंट रिच क्रॉप है। इसमें 20% ऑयल होता है और इनके जनरली अभी तक यूजेज ज्यादा इतना आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन ये हड्डी की लेंथ इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है इस क्रॉप को। और ये इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप है, नई इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप है और अपने इंडिया में थी, लेकिन इसका पहले इतना डोमेस्टिकेशन नहीं था, अभी इस पे अवेयर चल रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कुछ एग्रोनॉमी के नए क्वेश्चंस हैं उनमें से इसे पूछ सकते हैं। आगे अपना एक चैप्टर और लेते हैं। ये मीटिंग भी आई थिंक 1 मिनट 34 सेकंड के बाद खत्म होगी, उसके बाद अपन जनरल डिस्कशन करेंगे। वो है अपना ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस का, ड्राई लैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस और वीड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो वीड साइंस तो में भी आप सब लोग डॉक्टर एम एल केवट साहब के स्टूडेंट रहे, तो शायद उनसे तो कोई इश्यूज नहीं है। फिर भी लेकिन अपन जो ये अभी 1 मिनट ये मेरे हिसाब से जूम 40 मिनट देता है, इसके बाद अपन एक बार ओपन डिस्कशन करके वीड और ड्राईलैंड के इश्यूज एस्पेक्ट्स है उस पर अपन बात करते हैं। और फिर अपना लगभग आज का जो बेसिक आइडियाज के लिए अपन बोल रहे थे वो चैप्टर अपना खत्म। तो एक बार वापस मैं इस मीटिंग को रिज्वाइन करता हूँ, आप लोग भी इसको करिएगा वापस।